बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के साथ एक डेटा शेयर किया गया था अब्दुल वहीद भाई की तरफ से, TRG डेटा, जिसके अंदर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है ऑर्डर्स। इस फ़ोल्डर को मैं ज़िप करके, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसकी गूगल शीट्स बना के वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप जिनके पास ये डेटा नहीं है वो इसको ईज़िली एक्सेस कर सकें। अ, आज का हमारा जो सेशन है ये 2 चीज़ों के ऊपर है। पहली चीज़ ये कि हम थीम को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे, कैसे उसको कस्टमाइज़ किया जाता है, कलर स्कीम कैसे सेट की जाती है। और दूसरा, डेटा को ब्लेंड किए कैसे किया जाता है और ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, ये सारी चीज़ें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने गूगल ड्राइव ओपन करनी है और गूगल ड्राइव में जाके ये फोल्डर इंपोर्ट कर लेना है। गूगल और ड्राइव, ये पूरे का पूरा फोल्डर वहाँ पे ले जाएं, या मे बी आप एक सिंपल गूगल शीट बना के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे आपको बेहतर लगता है। मैं आपको इजी मेथड बता देता हूँ, और इजी मेथड इज़ टू गो टू ड्राइव। इजी मेथड ये है जी, ये हमारे पास ड्राइव ओपन होगी, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके एक ऑप्शन है गूगल शीट्स में, क्रिएट अ न्यू गूगल शीट। इसको आपने नाम दे देना है ई कॉम डेटा। सब ने इसको नाम देना है ई कॉम डेटा। अगर आप वहाँ से क्रिएट करने जा रहे हैं, अगर आप मेरी ये फाइल यूज़ कर रहे हैं तो फिर ई कॉम डेटा नाम देना और ये सारे स्टेप आपको मिस कर देने हैं। अब मेरे पास ये टोटल 5 टेबल हैं। इन सबको मैंने ब्लेंड करके अपने लुकर स्टूडियो की रिपोर्ट के अंदर यूज़ करना है। ब्लेंड मीन्स के किसी एक टेबल में डिफरेंट डेटा है, किसी दूसरे में डिफरेंट है, लेकिन वो भी मैं आपको जब प्रैक्टिकली डेटा ऐड करूंगा तो फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले टेबल का नाम है ऑर्डर आइटम। अच्छा जी, मैं वापस गूगल शीट में जाता हूँ और गूगल शीट में इस शीट का नाम रख देता हूँ या इस टैब का नाम रख देता हूँ ऑर्डर आइटम। और ये ऑर्डर आइटम में जो भी डेटा है ये सारे का सारा एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे जाके मैं वैल्यूज़ के तौर पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज है, उसके बाद ऑर्डर आईडी है, सम ऑफ क्वांटिटी है, प्रोडक्ट आईडी और सम ऑफ यूनिट प्राइस है। उसके बाद सेकंड टेबल, इसको हम कर देते हैं क्लोज। सेकंड टेबल है प्रोडक्ट का। सो अब हम इसमें प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और अगेन ये सारे का सारा जो प्रोडक्ट का डेटा है ये भी मैं उसी गूगल शीट के एक नई शीट या नए टैब में जाकर पेस्ट कर दूंगा। इसमें है जी आईडी, आईडी इज एक्चुअली प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद इज डिस्काउंटेड, ट्रू मतलब इसके ऊपर डिस्काउंट है, फॉल्स मतलब डिस्काउंट नहीं है। उसके बाद है जी पैकेज, इसकी पैकिंग क्या है। फिर प्रोडक्ट का नाम क्या है, चाय है, चैंग है, वट एवर इट इज़। फिर सप्लायर आईडी क्या है और उसके बाद सम ऑफ यूनिट प्राइस, एक की कीमत कितनी है। ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। अब टोटल हमारे 5 टेबल थे आई बिलीव सो। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर्स। अब हम नया एक टेबल ऐड कर लेते हैं ऑर्डर का, और अगेन ये सारे का सारा डेटा जो है ये मैं उसमें ले जाऊंगा, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो कॉलम है ना, ये सेल्स इज अमाउंट, लेकिन इस वक्त ये साइंटिफिक वैल्यूज शो कर रहा है, तो मैं इस सारे कॉलम को सिलेक्ट करके और फॉर्मेट इसका जाके सिंपल नंबर फॉर्मेट कर दूंगा ताकि ये मुझे एक्चुअल नंबर्स की सूरत में शो हो, लाइक दिस वन। उसके बाद ये 3 हमारे हो गए टेबल। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है सप्लायर का। हम सप्लायर को ले लेते हैं, ऐड कर लें सप्लायर, और उसके बाद इसका डेटा उसमें ले जाते हैं। इसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, जिसमें एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ एक रिलेशनशिप बनता है। आईडी बेसिकली सप्लायर आईडी है, उसके बाद कंपनी का नाम आ गया, कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट टाइटल, सिटी, कंट्री, फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर। उसके बाद हमारे पास है जी कस्टमर का डेटाबेस। तो अब हम यहाँ पे कस्टमर का बेशक इधर से कॉपी कर लें या उसको एज इट इज़ टाइप कर लें, और उसके बाद कस्टमर का सारा जो डेटा है 91 कस्टमर्स का है, ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आईडी है, उसके बाद सिटी, कंट्री,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर ये सॉर्ट भी नहीं हुए हुए। अब मुझे नहीं पता कि जो मैंने आपको मैक्सिमम बताया है वो ठीक है या गलत है। एक फ़िल्टर क्रिएट करके इसको देख लेते हैं। सॉर्ट A to Z 1 से लेके 91 तक। यस, अच्छा ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? नथिंग। सो हमारे पास ये 5 टेबल आ गए हैं: ऑर्डर आइटम, प्रोडक्ट, ऑर्डर, सप्लायर और कस्टमर। हर एक ऑर्डर के अगेंस्ट मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। जैसे ये एक ऑर्डर है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक आईडी है ऑर्डर की, ये ऑर्डर आईडी है। जब हम इसको ऑर्डर आइटम में देखते हैं तो इसके ऊपर ये 3 ऑर्डर बनते हैं, जो कि इन 3 रोज के अंदर है। ऑर्डर 1 यहाँ पे है। अब इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आईडी आगे आ रही है। अब इसकी प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। तो अगर मैं 11, 42 और 72 को जाके देखूं प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट में हम 11 को देखें तो ये बनता है जी, इसका नाम कुछ और है। 42 ये प्रोडक्ट है और तीसरी कौन सी है? 72। सो 72 प्रोडक्ट इज दिस वन। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद अगर हमने ये देखना हो कि ये किस कस्टमर ने बाय की है, तो हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी भी आ रही है, ऑर्डर आईडी भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर आईडी टेबल के अंदर हमारे पास कस्टमर आईडी आ रही है। अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर किया 85 नंबर कस्टमर को गया है, तो 85 नंबर कस्टमर की अगर मुझे डिटेल चाहिए तो ये यहाँ पे है, ये है 85 नंबर कस्टमर। इसी तरह से अगर मुझे ये देखना है कि ये वाला ऑर्डर सप्लाई किसने किया था, तो अगेन ऑर्डर आईडी के अंदर, ऑर्डर आइटम के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, 11 नंबर प्रोडक्ट है जी, 11 नंबर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसका सप्लायर आईडी आ रहा है। तो सप्लायर आईडी भी अगर आप देखें नंबर 5, ये इसका सप्लायर है। सो ये तमाम के तमाम टेबल जो हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की और फॉरेन की, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। कोई भी टेबल है ना, उसके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे आपके केस में आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपका CNIC नंबर एक यूनिक आईडी है, ये आपका CNIC किसी दूसरे को लॉट नहीं होगा। या किसी भी मोबाइल कंपनी में चले जाएं तो आपका जो MSISN है, जो आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये एक यूनिक आइडेंटिटी है आपकी। इसकी बेस पे ऊपर आपको ट्रैक कर सकते हैं, या CNIC की बेस के ऊपर आपको ट्रैक किया जा सकता है। आपका सेंट्रलाइज्ड एक डेटाबेस के अंदर नाम आ रहा होता है। सो जो आपका CNIC है वो एक प्राइमरी की है आपके लिए, आपके नादरा के डेटाबेस के अंदर। लेकिन जब आप कहीं से शॉपिंग करते हैं, लेट्स से आपने सिमें खरीदनी शुरू कर दी, आपने अपने नाम पे 5 सिमें खरीदी हैं, आईडी कार्ड आपका यूज़ हो रहा है लेकिन वो 5 डिफरेंट नंबर्स के लिए यूज़ हो रहा है। अब वो चूंकि दूसरे टेबल में चला गया है जहाँ पर MSISN या जो नंबर है वो यूनिक आईडी है, लेकिन आपका जो आईडी कार्ड है यूनिक नहीं है। ये बार बार जब आप सिम परचेज करते हैं, एक नई एक एंट्री क्रिएट हो जाती है, तो वो वहाँ पे फॉरेन की बन जाता है। सो फॉरेन की वो है जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है। अब ऑर्डर आइटम के केस में जो ऑर्डर आईडी है ये इसमें आइटम आईडी है, वैसे तो होना चाहिए, लेकिन आइटम आईडी नहीं है। लेकिन कोई मसला नहीं, ऑर्डर आइटम आईडी एक इसका वो कॉलम होना चाहिए। लेट्स से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी ऑर्डर आइटम आईडी, और इसको हम 1 और उसके बाद इज इक्वल टू दिस +1। सो ये मेरे पास ऑर्डर आइटम आईडी आ गया, ये यूनिक है। और इसी तरह से ऑर्डर आईडी है, ये फॉरेन की है। प्रोडक्ट आईडी है, ये फॉरेन की है। ये दोनों फॉरेन की हैं। ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल से आ रही है, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट टेबल से आ रही है। अगर मैं प्रोडक्ट टेबल में जाता हूँ तो यहाँ पर आईडी ये बेसिकली प्रोडक्ट आईडी है, ये आईडी प्रोडक्ट आईडी है, और ये सप्लायर आईडी है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ना बेहतर कर देता हूँ, इस आईडी को ऑर्डर आईडी कर देता हूँ, और सॉरी ये ऑर्डर नहीं, ये प्रोडक्ट आईडी है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी नाम था, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आईडी होगी। ऑर्डर के अंदर जो आईडी आ रही है ये वाली, ये है ऑर्डर आईडी। और सप्लायर के अंदर जो आईडी आ रही है, हम प्रोडक्ट से इसको कॉपी कर लेते हैं। सप्लायर के अंदर जो आईडी आ रही है ये है सप्लायर आईडी। इसी तरह से जो कस्टमर के अंदर आईडी आ रही है, कस्टमर में ये पहला कॉलम आईडी का है, ये है कस्टमर आईडी। अब मेरे ख्याल में ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया।
सो यहाँ पर जो कस्टमर टेबल है उसके अंदर कस्टमर आईडी उसकी प्राइमरी की है, लेकिन यही चीज़ जब हम ऑर्डर में जाके देखते हैं तो यहाँ पर ये फॉरेन की हो जाती है। फॉरेन की निशानी ये है कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं और आप इसकी बेस पे किसी दूसरे टेबल से वैल्यूज़ लुकअप कर सकते हैं या वी लुकअप कर सकते हैं। अच्छा, ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 टेबल हैं। यूट्यूब पे हैं तो मैं यूट्यूब में की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ पे जाके देख लें, गूगल शीट का एक लिंक होगा, वो आप ले सकते हैं। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग को ले रहे हैं तो फिर ये लिंक मैं आप लोगों के साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सको। अब जनाब चलते हैं लुकर स्टूडियो में और इसको लेके आते हैं लुकर स्टूडियो के अंदर। एक नई रिपोर्ट बनाएंगे, नई रिपोर्ट के अंदर ये सारा डेटा लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले ये आगे ब्लैंक रिपोर्ट है मेरे पास। अब अगेन जैसे मैंने पहले एएमएस के नाम से एक रिपोर्ट बनाई थी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। गूगल शीट आपने लेके आनी है। गूगल शीट में अभी मैंने ये शीट बनाई ई कॉम डेटा के नाम से, और इसके अंदर ये देखें ऑर्डर, आइटम, प्रोडक्ट, ऑर्डर, सप्लायर और कस्टमर, ये 5 टेबल्स हैं। तो मुझे वन बाय वन ये सारे के सारे टेबल इसमें ऐड करने होंगे। मैं एक एक को सिलेक्ट करता जाऊंगा और इसको ऐड करता जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर 5 टेबल बन जाएंगे। अगेन ऐड डेटा, गूगल शीट, ई कॉम, प्रोडक्ट और ऐड। ये वो स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने भी करने हैं। उसके बाद आ जाएगा जी अगेन ऐड डेटा, ये हमारा इस मेन पेज पे ही है। गूगल शीट पे जाएंगे, यहाँ से आपने ई कॉम डेटा को सिलेक्ट किया, ऑर्डर को सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया। जब भी मैं आप लोगों के साथ गूगल शीट का डेटा शेयर करता हूँ तो हमेशा उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लिया करें। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। वो मैं आपको ज़रा डेटा ऐड कर लूँ फिर बता भी देता हूँ कि आपने कॉपी कैसे क्रिएट करनी है। उससे होता ये है कि आपके पास स्टैंड अलोन वो डेटा आपके गूगल ड्राइव का या आपके डेटाबेस का पार्ट बन जाता है। ये हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 और 3 डेटाबेसेस ऑलरेडी आ चुके थे, चौथा मैंने अभी ऐड किया है, और ये लास्ट डेटाबेस 5वां भी हम इसमें से ऐड कर लेते हैं जो कि कस्टमर का है। अब अगर आपने ये इंश्योर करना हो कि आपके सारे डेटा सेट्स ऐड हो गए हैं या नहीं हुए, तो आपने रिसोर्सेज पे क्लिक करना है। रिसोर्स पे जाके आपने मैनेज एडिड डेटा सोर्सेज पे जाना है और यहाँ पर देख लें ऑर्डर, आइटम, प्रोडक्ट, कस्टमर, सप्लायर और ऑर्डर, ये 5 टेबल थे, ये हमारे ऐड हो गए हैं। इन सब को आपने रीयूजेबल बना देना है। और ये देखें 0 से लेके ऑनवर्ड इसको नंबर भी असाइन हो चुका है, जो कि एक नंबर है लुकर स्टूडियो की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सारे को रीयूजेबल कर देते हैं। रीयूजेबल का मतलब ये है कि अब ये हमारे लुकर स्टूडियो के डेटा सेट का हिस्सा भी बन गया, हम इसको किसी और रिपोर्ट में वहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, वर्किंग है। एक के ऊपर चार्ट बना हुआ है, बाकी किसी के ऊपर चार्ट नहीं बना हुआ। रीयूजेबल जो अभी मैंने वहाँ पे किया, कहाँ से आ रहा है? गूगल शीट से आ रहा है। इसके अलावा एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं आप इसे। अच्छा, अब करना ये है, असाइनमेंट कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक लेट्स से एक प्रोडक्ट है, कोई भी नेम ले लेते हैं प्रोडक्ट का, और मुझे ये देखना है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अब तक कितने ऑर्डर आए हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे है, ऑर्डर यहाँ पे है, तो कैसे देखूंगा? इनका आपस में कोई रिलेशनशिप भी नहीं बन रहा। उसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमने इस डेटा को ब्लेंड करना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास मैनेज ब्लेंड्स आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें और ऐड ब्लेंड कर दें। अब जी आपने पहला टेबल सेलेक्ट करना है, लेट्स से प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट के अंदर आपकी जो डायमेंशन है प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, और उसके बाद प्रोडक्ट नेम भी ले लेते हैं इसमें से, और हमें क्या चाहिए, सप्लायर आईडी ले लेते हैं, मे बी हमें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े। सप्लायर आईडी, ठीक है, ये हमारा एक टेबल हो गया। अब हमने एक दूसरा टेबल लेना है ऑर्डर्स का, जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी आ रही है। अब इसमें से भी हमने उसी तरह से ऑर्डर डेट तो हमने इसमें है, लेकिन इसके अंदर हमने प्रोडक्ट आईडी ले लेनी है। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी किस टेबल में थी? ये मैं प्रोडक्ट आईडी इज इन ऑर्डर आइटम,
सो यहाँ से मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा ऑर्डर आइटम का, और उसके अंदर मैं ले लूँगा जी प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी के बाद मैं सम ऑफ क्वांटिटी ले लूँगा और सम ऑफ यूनिट प्राइस ले लूँगा। 3 काफ़ी हैं, अगर बाकी कॉलम भी आपने ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ऑर्डर आईडी भी ले लेते हैं, मे भी हमें मज़ीद ब्लेंडिंग करनी पड़े। अब इसके दरमियान में ना आपने एक जॉइन क्रिएट करना है। अब जॉइन क्या है जी? जॉइन टोटल 4-5 तरह के दिए हुए हैं यहाँ पे। एक है लेफ्ट आउटर जॉइन, एक है लेफ्ट राइट आउटर जॉइन, इनर जॉइन, फुल आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। जो लेफ्ट आउटर जॉइन है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला टेबल है, यानी कि जो प्रोडक्ट का टेबल है, वो सारे का सारा लेना है, और जो ऑर्डर टेबल में से जो जो कुछ मैच होगा सिर्फ वो लेना है हमने। और यहाँ पे नीचे देखें कि टेबल 1 में से प्रोडक्ट आईडी है और टेबल 2 से प्रोडक्ट आईडी है, जिसकी बेस के ऊपर ये रिलेशनशिप बन रहा है। अगर राइट आउटर करें तो अब क्या होगा कि जो आइटम आईडी वाला टेबल है, जो सेकंड टेबल है, वो सारे का सारा आएगा, लेकिन उसकी बेस के ऊपर लुकअप हो जाएंगी सिर्फ वो प्रोडक्ट्स जो कि उसके अंदर अवेलेबल हैं। इनर का मतलब यह दोनों में जो मैच कर रहे हैं सिर्फ वो आएंगी। फुल आउटर का मतलब यह है कि हर तरह की मैचिंग हो जाएगी, जो राइट में लेफ्ट में है नहीं है, सारा कुछ मैच हो जाएगा। क्रॉस का मतलब यह है कि ये टेबल रिलेटेड हैं या नहीं है, तो इसके लिए कोई कंडीशन भी नहीं चाहिए हमें। Add one or more field from the table to the left and match the field the table to the right। अब इसके लिए कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम अच्छा, हमारा भी काम ये था, क्योंकि हम प्रोडक्ट के ऊपर ये एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल हुई है और कितना जो है वो फॉर एग्जांपल कितने ऑर्डर्स आए हैं। तो उसके लिए हम लेफ्ट आउटर जॉइन ले लेंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के ऊपर एनालिसिस करना है। उसके बाद फील्ड हम ऐड करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट आईडी और यहाँ से भी प्रोडक्ट आईडी, इसको कर देंगे सेव। अब अगर आपके पास ऑर्डर आईडी आ रहा है और ऑर्डर आईडी की बेस के ऊपर आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऑर्डर के अंदर कस्टमर आईडी भी आ रहा है। सो अगर आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप कस्टमर आईडी उठा सकते हैं ऑर्डर टेबल में से भी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक और ज्वाइन क्रिएट करेंगे, और वो होगा ऑर्डर टेबल के ऊपर। और ऑर्डर टेबल के ऊपर भी आपने ज्वाइन इसी तरह से बनाना है। लेफ्ट ज्वाइन कर लें, और लेफ्ट ज्वाइन में ऑर्डर आईडी वर्सेस ऑर्डर आईडी आ जाएगा, और इसको आप क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पे डायमेंशंस आपने ऐड करनी है, मैट्रिक्स ऐड करने हैं। डायमेंशन में आप ऐड कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ से हम डायमेंशन में ऐड कर देते हैं कस्टमर आईडी। और अच्छा, यहाँ पे ना मैट्रिक्स में हमें कुछ नहीं ऐड नहीं किया हुआ, तो ये जो सम ऑफ क्वांटिटी है ये बेसिकली मैट्रिक्स में चला जाएगा। सम ऑफ यूनिट प्राइस भी मैट्रिक्स में चली जाएगी। ऑर्डर आईडी इज सफिशिएंट। यहाँ पे हमें कोई भी डायमेंशन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर और हमने मजीद रिलेशनशिप बनाने हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। अब हमने कस्टमर नेम भी लेके आना है, तो मैं कस्टमर टेबल ले लेता हूँ। अगेन एक कस्टमर टेबल में से हमें क्या चाहिए, कस्टमर आईडी प्लस उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये बस इतना काफ़ी है। उसको बाद में फिर हम कंबाइन कर लेंगे। अगेन इसका एक ज्वाइन बना लेते हैं, फिर लेफ्ट ज्वाइन कस्टमर के नाम से, और इसको आप सेव कर दें। अब ये एक ब्लेंडेड डेटा आपके पास आ गया, जिसको हमने अभी तक कोई नाम नहीं दिया हुआ। एक सेकेंड, लेट सेव दिस ब्लेंडेड डेटा। यहाँ पे आप इस टेबल को नाम भी दे सकते हैं। टेबल 1 का नाम है, टेबल 2 का जो भी है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको करते हैं क्लोज, और अब मैं बनाता हूं एक अदद टेबल। ये मेरे पास टेबल आ गया जी। इस टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा ब्लेंडेड डेटा का। ये अब इस ब्लेंडेड डेटा का कोई नाम होना चाहिए। सो इसको हम एडिट करके और इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस, ANAL एनालिसिस। इसको रीनेम कर देते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो फ्यूचर में जाके, अगर हमने यूज़ भी करना है तो। प्रोडक्ट एनालिसिस, ये हमारा डेटा है जी। इसके अंदर देखें हमने प्रोडक्ट नेम ले लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट नेम के बाद उस प्रोडक्ट का जो कस्टमर का नाम है वो क्या है, तो हमने फर्स्ट नेम ले लिया जिसने भी वो बाय की है, और उसका जो लास्ट नेम है वो ले लिया।
अब ये एक प्रोडक्ट जो है ये मल्टीपल टाइम मुख्तलिफ लोगों ने बाय की होगी। फिर हम ले लेते हैं कि जी इस प्रोडक्ट को मैट्रिक में जाके टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। तो ये इसकी क्वांटिटी आ गई। फॉर द टाइम बीइंग मैं जो नाम है ये हटा देता हूँ ताकि मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी ले सकूं कि किस किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। अब ये देखें, चूंकि हमने रिलेशनशिप बनाया था तो हमारे पास टेबल के अंदर डेटा आ गया। अब मैं वाइस वर्सा ये करता हूं कि मैं ये रिलेशनशिप नहीं बनाता और मैं अब ये देखना चाह रहा हूं कि कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि आप इसकी ऑर्डर जो है वो भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं। तो यहां पर आपने ऑर्डर आईडी ऐड किया हुआ है, उसको आप काउंट कर लें तो आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। डेफिनेटली ऑर्डर जो है वो डिस्टिंक्ट काउंट होगा। अभी टोटल 24 ऑर्डर्स हैं, उसके अंदर इतनी क्वांटिटी सेल हुई है और ये प्राइस है। लेकिन हमारे पास यूनिट प्राइस आ रही थी और हम ये चाह रहे हैं कि इस यूनिट प्राइस के साथ हम एक ऐड और कॉलम ऐड करें जिसमें टोटल प्राइस आ रही हो। चलें, फॉर द टाइम बीइंग हम यूनिट प्राइस को इसमें ऐड कर देते हैं। यूनिट प्राइस ये है। अब ये एक की कीमत है, जब इन क्वांटिटी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइस हमारे पास आ जाएगी। वो कैसे करना है जी, उसके लिए हमें एक अदद कॉलम ऐड करना होगा। अगेन इसको एडिट करने पे लेके जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऐड फील्ड का। ऐड फिल्टर डायमेंशंस। यहाँ पे डेट रेंज है। डेट रेंज हमारे पास एक ही टेबल के अंदर थी तो हमने वहाँ से उसको ऐड किया था, आई बिलीव सो। नहीं तो कर लेते हैं। ऑर्डर के अंदर डेट थी, टेबल ऑर्डर आइटम ऑर्डर, इसके अंदर डेट थी, हम इसमें डेट भी ऐड कर लेते हैं डायमेंशन के अंदर, ताकि डेट लेवल का एनालिसिस भी अगर करना हो तो वो भी कर सकें। अच्छा, अब हमारे पास क्वांटिटी किस में है और यूनिट प्राइस किस में है, ये चीज़ आप ज़रा देख लें। हमारे पास क्वांटिटी और यूनिट प्राइस दोनों आ रहे हैं ऑर्डर आइटम टेबल के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये हमने ऑर्डर आइटम टेबल के अंदर इसको कैलकुलेट करना है और ऑर्डर आइटम में कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको करते हैं क्लोज। कोई एक विजुअल ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल हम टेबल ही ले लेते हैं और उस टेबल के अंदर जब जो डेटा मैं लूँगा वो ऑर्डर से लूँगा, जहाँ पर मेरे ऑर्डर आइटम से, जहाँ पर मेरे पास प्राइस और वो दोनों चीज़ें आ रही हैं। सो ऑर्डर आइटम। अब इसमें देखें आपके पास यूनिट प्राइस भी आ रही है, क्वांटिटी भी आ रही है। फील्ड ऐड कर लें, ऐड अ कैलकुलेटेड फील्ड। तो कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने सिंपली एक फार्मूला लिखना है और वो क्या है जी, एक तो आपका है क्वांटिटी, कॉलम का नाम आपने यहाँ पे लिखना है सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जो सम ऑफ यूनिट प्राइस, सम ऑफ यूनिट प्राइस। अब ये इसको वैल्यूएट करेगा। अगर ये फार्मूला आपका ठीक हुआ तो यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा, अगर ये गलत हुआ तो ये आपको एरर दे देगा। ग्रीन टिक आ गया, आपने इसको डन किया, सेव कर दिया, तो इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। आई थिंक हमने कॉलम का नाम नहीं दिया इसमें अभी। कॉलम का नाम हम दे देते हैं टोटल प्राइस और सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ यूनिट प्राइस, और इसको आपने कर देना है डन। सॉरी, मैं सेव करना भूल जाता हूँ, उसको डन कर देता हूँ पहले ही। टोटल, इसके नीचे ना एक बटन है सेव का, ये नहीं मैं कर पा रहा। सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ यूनिट प्राइस, उसके बाद इसको करेंगे हम सेव। अब ये कॉलम उसका पार्ट बनेगा और डन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक और कॉलम आ जाएगा टोटल प्राइस का, ये, और ये इसके साथ एफ एक्स लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये फार्मूला है। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस उसी स्क्रीन पे ले आएगा। अब चलते हैं जी अपने ब्लेंडेड डेटा के ऊपर और ब्लेंडेड डेटा को ज़रा जाके एडिट करते हैं। ये था ऑर्डर आइटम में, टोटल प्राइस,
इसको भी हमने इसमें ऐड किया, सेव किया और क्लोज कर दिया। अब ये जो मेरा टेबल था इसके अंदर मैं एक और चीज़ लेके आना चाह रहा हूँ, टोटल प्राइस। तो अब ये भी मेरे पास ब्लेंडेड डेटा के अंदर आ गई है। तो यहाँ से मैं ऐड मैट्रिक क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं टोटल प्राइस को भी इसमें ऐड कर दूँगा। इसको कर देते हैं डिलीट, ताकि हमारा ये ज़रा कॉलम थोड़ा सा टेबल बड़ा हो जाए। अब पहला क्या है जी, क्वांटिटी। तो हम इसका नाम सम ऑफ क्वांटिटी की बजाय सिर्फ रख देंगे क्वांटिटी। सम के ऊपर जो एडिट का बटन है यहाँ पे क्लिक करें और इसको जो भी नाम देना है वो दे दें। उसके बाद आपने ऑर्डर आईडी की वजह से इसकी बजाय देना है टोटल ऑर्डर्स। इसके टोटल कितने ऑर्डर हैं। उसके बाद हमने सम ऑफ यूनिट प्राइस की बजाय देना है यूनिट प्राइस। और आपको पता है कि ये यूनिट प्राइस नहीं है, ये अगेन सम हो रहा है, तो इसको हम एवरेज ले लेंगे ताकि एक आइटम की प्राइस जो है वो सिंगल शो हो रही हो। जैसे ये 28 है, 28 इंटू यूनिट प्राइस इज दिस 24। अच्छा, मैं इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखूं क्या मैंने ठीक किया है कैलकुलेटर। अभी इसके ज़रा नंबर भी वेरीफाई करते हैं साथ साथ। 603 मल्टीप्लाई बाय 28 16884। एवरेज से थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। इसका मतलब यह है कि एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल प्राइसेस आ रही हैं। सो हमें जो प्राइस यूज़ करनी चाहिए वो करनी चाहिए प्रोडक्ट आइटम से। एनीवेज मे भी डिस्काउंट का वो इम्पैक्ट हो सकता है या कुछ भी है। तो ये वाला कॉलम जो है ये ठीक अमाउंट दे रहा है आपको आफ्टर कैलकुलेशन, क्योंकि उस लाइन बाय लाइन इसको मल्टीप्लाई करता जा रहा है। अब जनाब हमारे पास आ गया ये टेबल। अब इसमें क्या है जी, मल्टीपल टेबल से हम डेटा लेके आ रहे हैं। प्रोडक्ट नेम किसी और टेबल से है, क्वांटिटी किसी और टेबल से है, टोटल ऑर्डर्स किसी और टेबल से काउंट कर रहे हैं, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस ये किसी डिफरेंट टेबल से हैं। इसी तरह अब इसी टेबल से आप एक और एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, ये एनालिसिस कब ज़रूरत पड़ सकती है, जब आपको मैं कहता हूँ कि मुझे टॉप 10 जो है वो दे दो, प्रोडक्ट्स दे दो। तो आप क्या करते हैं, स्टाइल में जाएं और यहाँ से जाके रो रैप शो नल, इसको सॉर्ट कर दो जी टोटल प्राइस की बेस के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसको फिल्टर कर दो फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 10,000। 10,000 से ज़्यादा प्राइस वाले जो है उनको फिल्टर कर दो। ये तो एक ही रह गया। पाँच हज़ार या इससे ज़्यादा कि हमने इसको फिल्टर कर लिया। तो इस तरह से आप अपने जो डेटा है उसको ब्लेंड कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टेबल्स को इकट्ठा कर सकते हैं। और ये उस सूरत में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है जब क्लाइंट आपको किसी डेटाबेस से डेटा ला के देता है, रिलेशनल डेटाबेस ला के देता है, बिग क्वेरी से डेटा आ रहा होता है, माई सीक्वल का डेटा लेके आना पड़ता है, तो तब आपको ज़रूरत पड़ती है ब्लेंडिंग की। जो कैलकुलेटेड कॉलम है ये तो किसी भी केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अंदर आप काफ़ी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक और ब्लेंडिंग कर एक और जो है कॉलम ऐड करना चाहूँ, लेट्स से
मेरे पास है जी, एक मैं टेबल ऐड कर लेता हूँ और उसके अंदर कस्टमर का टेबल लाके उसको मैं थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ से जाके मैं ले लेता हूँ कस्टमर। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग आ रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर ये इकट्ठे हो जाएं। मैं क्या करूँगा जी, इसमें एक अदद फील्ड ऐड करूँगा, ऐड कैलकुलेटेड फील्ड, और इसका नाम होगा कस्टमर नेम या कस्टमर फुल नेम। फर्स्ट नेम, कॉनकैट फर्स्ट नेम कॉमा ब्लैंक कॉमा लास्ट नेम कॉमा अगेन ब्लैंक, या बल्कि इसके बाद इसको डैश दे देते हैं, कॉमा उसका फ़ोन का कुछ था, फ़ोन नंबर, यस, ये आ गया। अब इसको ज़रा वैल्यूएट कर के देख लेते हैं कि क्या हमारा फार्मूला ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके हो गया, सेव कर दें, डन कर दें, और अब आपके पास एक अदद कस्टमर नेम के नाम से कॉलम आ गया। कैलकुलेटेड है एफएक्स, जब इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो एफएक्स लिखा हुआ आ जाएगा। इसको ज़रा यहाँ पे अगर हम ऐड करें कस्टमर नेम, तो इसके अंदर तीन चीज़ें कंबाइंड आनी चाहिए। हमने तीन चीज़ों को कंबाइन किया है, सॉरी, जिसमें उसका पूरा नाम आ गया, डैश उसका नंबर आ गया। सो इस तरह की अदर कैलकुलेशंस हैं जो कि आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आगे चल के मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। ये था हमारी आज के सेशन का एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि आपने थीम को कस्टमाइज कैसे करना है। अच्छा, थीम को कस्टमाइज करने के लिए आपको थीम एंड लेआउट पे जाना है और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज। जब आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखें यहाँ पर आपके पास ना बहुत सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने रिपोर्ट का बैकग्राउंड जो है वो डार्क रखना है, और डार्क मैं रखना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह का। रिपोर्ट का बैकग्राउंड चेंज हो गया। टेक्स्ट स्टाइल है तो टेक्स्ट स्टाइल को मैं वाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट सारे का सारा वाइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कोई भी और फॉन्ट, वैसे तो मेरा मानना ये है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को कभी भी चेंज मत करें, लेकिन अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मेरा फॉन्ट चेंज कर दें तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फिर कंपोनेंट बैकग्राउंड एंड बॉर्डर, कोई भी कंपोनेंट आपने ऐड किया, जैसे ये हमने टेबल ऐड किया था, तो इसका मैं कहता हूँ कि आप इसी कलर का एक लाइट या इससे थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ये बैकग्राउंड कर दो। और इस जो भी हो हर एक के, मैंने आपको बताया था ना कॉर्नर राउंड कर दो, मैं कहता हूँ हर एक कंपोनेंट के आप कॉर्नर राउंड कर दो। और इसका जो बॉर्डर है वो सेम कलर का लगा दो जिस कलर का हमने वो लगाया था। और उसके बाद ये बॉर्डर की जो लाइन है ये 1 कर देते हैं। अब ये देखिए ये साथ साथ अप्लाई भी होता जा रहा है इनके ऊपर। उसके बाद बॉर्डर शेडो है, आपने रखना है या नहीं रखना, रखना है तो यस कर दें, नहीं रखना तो नो कर दें, डिफॉल्ट करना चाहें तो डिफॉल्ट कर दें। टेक्स्ट का स्टाइल आ गया। अब टेक्स्ट का स्टाइल क्या है जी, जो इसके अलावा आप टेक्स्ट लिखते हैं, आपने क्या कलर रखा हुआ है, ब्लैक, चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं कलर। आप देखें यहाँ पर जो हेडर्स थे उनमें कलर चेंज हो गया है। अब हेडर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है, वो भी कर सकते हैं, हेडर का बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। उसका फॉन्ट चेंज करना चाहें, फिर टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल है, जो टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड करते हैं उसका बैकग्राउंड, उसका फॉन्ट कलर, फिर उसका जो फॉन्ट्स है वो कौन सा रखना है वो आप लेके आ सकते हैं। लिंकिंग का क्या स्टाइल रखना है, आपने ब्लू कलर में लिंक हो या किसी और कलर में आपने लिंक करना है इसको, जब उस लिंक को विजिट कर चुके हो तो उसके बाद उसका क्या कलर हो। मिसाल के तौर पे अगर आप ये चाहते हैं कि आपने एक यूआरएल क्रिएट किया और आप जब यूआरएल पे क्लिक भी हो जाए तो उसका कलर चेंज ना हो, तो आप यहाँ से जाके ब्लू क्लिक कर लें तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। डेटा स्टाइल, ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं उसके, जब भी आप कोई चार्ट बनाएंगे तो उसके ये स्टाइल बनेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं
मैं इस तरह करता हूँ कि सबसे पहला कलर मेरा ये वाला होना चाहिए, उसके बाद वाला कलर ये आ जाए, नंबर 3 पे डार्क ब्लू आ जाए, फिर ये एक और जो ब्लू है, हम अपना डिफ़ॉल्ट कलर इसमें से स्किप कर देते हैं, ग्रीन पे चले जाते हैं। उसके बाद हम ये जो गोल्डिश सा कलर है, ऑरेंज है, और ऑरेंज के बाद रेड ले लेते हैं, एंड सो ऑन, बाकी कलर जैसे भी हैं। सीरीज ऑर्डर में करनी है, डायमेंशन वैल्यूज़ के ऊपर करनी है, ये आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आपने बैग इसका जो मैनेज डायमेंशन वैल्यूज़ कलर्स हैं, उसके बाद जो बार चार्ट हैं उनके आपने बॉर्डर लगाने हैं या नहीं लगाने, अगर लगाने हैं तो किस कलर के लगाने हैं, और उसका जो टेक्स्ट है उसका साइज़ आपने क्या रखना है। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज है, मैंने आपको बताया था कार्ड में जब हम वैल्यू डालते हैं या अप एरो आएगा या डाउन एरो आएगा, वो यहाँ पे है। उसके बाद बार की विड्थ क्या रखनी है, ग्रुप बार विड्थ कितनी है, ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर टेक्स्ट स्टाइल है, पेज नेविगेशन, पेज नेविगेशन जो ऊपर नेविगेटर आते हैं उनका आपने क्या स्टाइल रखना है, उसको आपने ब्लू कलर में है या नेविगेशन फॉन्ट, एक होगा आई थिंक सिलेक्टेड और दूसरा उसका नॉर्मल फॉन्ट कलर है। फिर उसका बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी आप उसका चेंज कर सकते हैं इस तरह से। चलें बैकग्राउंड को हम ज़रा थोड़ा सा लाइटर कर देते हैं इस, और अब इसको अगर मैं इस ये जो मैंने थीम क्रिएट किया है इसके ऊपर जाके मैं लेट्स से एक अदद पाई चार्ट ऐड करता हूँ, इंसर्ट पाए, और ये देखें जो मैंने डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट किए उन कलर्स को लेगा ये, और रिकॉर्ड काउंट की बजाय मैं इसमें ले लेता हूँ ब्लेंड डेटा, और ब्लेंड डेटा के अंदर जाके हम फर्स्ट नेम के ऊपर तो नहीं कर सकते, लेकिन चलें जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कोई सा भी कॉलम ले लें यहाँ से, सम ऑफ टोटल प्राइस, ये टोटल प्राइस आ गया, और यहाँ से फर्स्ट नेम की बजाय प्रोडक्ट ले लें और प्रोडक्ट को जाके फिर उसके साथ हम कोई प्ले अराउंड कर लेंगे। अब यहाँ से भी अगर आप इसके ऊपर फर्दर चेंजेस करना चाहें ना, जो सिलेक्शन हमने वहाँ से की थी उसके अलावा करना चाहें, आप ऊपर से देखें ये उसी तरह से सारे कलर आ रहे हैं नीचे की तरफ। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। आपने स्टाइल पे क्लिक करना है, और स्टाइल पे क्लिक करने के बाद सॉरी मैंने इसको कार्ड में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। दोबारा इस पाई चार्ट बना देते हैं। यहाँ पे देखें ये कलर बाई आ रहा है। अब आप इसके अगर कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके कलर चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वही कलर आएंगे जो आपने वहाँ से सेट किए हैं। तो अगर आपने कलर चेंज करने तो आप कर सकते हैं यहाँ से, पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा, एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है कितनी स्लाइसेस देनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इसको 5 स्लाइस कर दो ताकि ये समझ में आ सके, तो ये एक को उधर बना देगा और बाकी सारी स्लाइसेस ऐड कर देगा। यहाँ पे आप देखें जो मैक्सिमम पार्ट है वो उधर में चला गया, उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो जनाब इस तरह से हम थीम के ऊपर काम करते हैं, लेकिन थीम क्रिएशन में एक चीज़ का खास तौर पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। आप थीम बनाते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको बार बार हर चीज़ के ऊपर वर्किंग नहीं करनी पड़ती। गलती हम ये करते हैं कि हम एक अजीब सा कैंडी क्रश बना लेते हैं। सो पहले आपने कलर कलर सेंस अपनी जो है ना उसको सेट करना है, वो एक प्रोफेशनल कलर सेंस होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड डार्क है तो उससे ज़रा सा लाइट आपने विजुअल का बैकग्राउंड रख दिया। इसी तरह से आपने जो कलर्स बाकी सेलेक्ट करने हैं वो उससे प्रोमिनेंट कर सकें आपकी रिपोर्ट को, तो इस तरह से आपने ये करना है। आइडिया कहाँ से लेंगे, आपने गूगल पे जाना है, लुकर स्टूडियो थीम, लुकर स्टूडियो थीम्स आइडियाज़, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्पॉन्सर्स को छोड़ दें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा फ्री लुकर स्टूडियो मार्केटिंग रिपोर्ट टेम्पलेट्स हैं। आप टेम्पलेट कोई भी उठाएं, आपको कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए इसका आइडिया हो जाएगा। या अगर ये भी अच्छा नहीं लगता और आपको कोई लॉग इन साइन अप कुछ करना पड़ रहा है तो आप सिंपली इस तरह करें, लुकर स्टूडियो रिपोर्ट्स, ये सर्च करना है और इमेजेस में चले जाना है। इमेजेस में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिपोर्ट्स डाली हुई हैं, तो आप ये देख लें यहाँ पे ये डार्क थीम है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको बड़ी आसानी से आइडिया हो जाएगा अब आ जाके कि कौन सा थीम इसने यूज़ किया है, कलर कौन कौन से यूज़ किए हैं। इसी तरह से अगर नीचे स्क्रॉल करें तो ये एक और कलर स्कीम इसने यूज़ की हुई है। इसी तरह से अगर मैं मज़ीद इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर एक डिफरेंट कलर स्कीम यूज़ की गई है। ये पर्पल टाइप कलर स्कीम यूज़ की गई है, ये
तो बहुत ही ज़बरदस्त शौक किस्म के कलर इसने यूज़ किए हुए हैं। लाइट कलर स्कीम है। सो आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। असाइनमेंट ये है गुड पीपल के लिए, गुड असाइनमेंट है कि आप लोगों का बैकग्राउंड जो है ये गोल्डन कलर का हो और जो ऊपर उसके विजुअल्स हैं ये ब्लैक कलर्स में है। मैं एक मेरे पास कोई पावर बीआई की आई थिंक सो रिपोर्ट पड़ी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर उससे आपका सेंस बने तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की एक लुकर स्टूडियो के अंदर रिपोर्ट बनाए। ये जीएसएस डेटा पे बाय द वे बनी हुई है और इसको आपने कोशिश करना है कि इस रिपोर्ट को आप लुकर स्टूडियो के अंदर इस तरह से पब्लिश कर सकें, इस तरह से बना सकें। इनिशियल लेवल पे कोशिश किया करें कि आपके एक पेज के ऊपर मिनिमम विजुअल्स हों और आपके ज़्यादा पेजेस हों, लेकिन अगर आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है कि एक ही पेज के ऊपर सारी रिपोर्ट आए तो कोई मसला नहीं है, आप एक ही पेज के ऊपर पूरी की पूरी रिपोर्ट भी बना सकते हैं। अब जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं समरी में जाऊं तो यहाँ से आपको कलर स्कीम का मैं आइडिया दे सकता हूँ। और ये कलर स्कीम भी मुझे किसी क्लाइंट ने कहा था, उसने गूगल शीट के अंदर काम करवाया था मुझसे। गूगल शीट में मैंने इस कलर स्कीम के साथ उसको एक डैशबोर्ड बना के दिया था, फिर वही मैंने इंप्लीमेंट की क्योंकि मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वही इंप्लीमेंट कर दी अपने पावर बीआई के अंदर। शर्ते कि इसने कुछ लोड कर लिया तो हाँ ये आ गया। अब ये देखें ब्लैक रेड और तीसरा कौन सा है जी, ब्लैक है, रेड है और ये है गोल्डन कलर है। अब इसमें कहीं पे पाई चार्ट भी यूज़ हुआ होगा मे बी, मुझे अब आइडिया नहीं है। बहुत पहले ये ये तीन ही कलर मैंने यूज़ किए हैं, इसे हर जगह पे तीन ही कलर्स हैं। आगे तो बस हो गई है मेरे ख्याल में, यहाँ तक की बनाई थी। तो आप भी बना सकते हैं इस तरह का, देख लें कलर इसका गोल्डन है। गोल्डन आपका कोड क्या है ये आप देख सकते हैं जाके ऑनलाइन। अगर मेरी तरह थोड़े से सुस्ती का शिकार हैं तो चले मैं आपको कलर इसका दिखा भी देता हूँ। फॉर्मेट से स्लाइसर सेटिंग, बैकग्राउंड, नो बैकग्राउंड इज देयर, इसको लेते हैं, हाँ इस शेप पे से आएगा। इसका जी कलर्स है हैशटैग FCC201, ये कलर यूज़ हुआ हुआ है बैकग्राउंड पे। ब्लैक का तो आपको पता है ना, वो तो सिंपल है, 0 0 0 0 0 0 6 टाइम 0 देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। और रेड का क्या है, FF0000। बेस्ट ऑफ लक। मैं आप लोगों की असाइनमेंट का वेट करूंगा। असाइनमेंट मुझे सबमिट करवा दें, व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करवा दें या कहीं पे कमेंट्स में जाके आप उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लुकर स्टूडियो की असाइनमेंट दें, उसका लिंक देने की चाहें मुझे, तो पहले शेयर पे क्लिक करके यहाँ से ये देखें रेस्ट्रिक्टेड है तो मैं एक्सेस नहीं कर सकूंगा, इस पर क्लिक करें तो पब्लिक हो जाएगा। ये व्यूअर का दे दें और ये लिंक कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें। अब जिसके पास भी लिंक होगा वो क्लिक करे और ओपन करके देख सकता है। तो इस तरह से आपने करना है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको एक नाम दे देता हूँ इस रिपोर्ट को, ताकि मेरे पास अनटाइटल्ड की जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाए। TRG E-com प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने क्लाइंट के साथ शेयर करनी होती है तो कभी गलती से ये भी शेयर हो जाए तो ज़रा अजीब सा लगेगा। सो जनाब ये था आज का सेशन। आई होप के आपके लिए इजी होगा ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग करना। तीन चीज़ें हैं, ब्लेंड डेटा, ऐड कॉलम कैसे आपने उसके ऊपर कैलकुलेशंस करनी है, और तीसरी चीज़ है कि थीम के साथ कैसे प्ले अराउंड करना है। तो ये तीनों चीज़ें करें, खूबसूरत खूबसूरत के विजुअल्स बनाएं, खूबसूरत खूबसूरत रिपोर्ट्स बनाएं और मेरे साथ शेयर करें PDF में, या मे बी आप शेयर कर सकते हैं लिंक के ज़रिए भी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।